क्या आपने भी कभी सोचा है कि कैसे एक अंधेरा गैस का बादल एक चमकता हुआ सितारा बन जाता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मैथमेटिकल लड़ाई है, जिसे फिजिक्स में हम अक्सर द स्टेलर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। किसी भी गैस के क्लाउड में यानी नेब्यूला में दो तरीके की दुश्मन फोर्सेस होती हैं, यानी रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। पहली, द थर्मल प्रेशर, ये गैस को बाहर की तरफ फैलाना चाहती है, बाहर की तरफ स्प्रेड आउट करना चाहती है। और दूसरी, ग्रेविटी, जो हर चीज़ को सेंटर की तरफ खींचना चाहती है, यानी कोलाइड कराना चाहती है। जब तक प्रेशर जीत रहा है, स्टार नहीं बनेगा। स्टार के बनने के लिए ग्रेविटी का जीतना बहुत ज़रूरी है, यानी उस क्लाउड में जो गैसेस हैं उनका एक दूसरे के साथ कोलाइड होना ज़रूरी है, जिसके लिए ग्रेविटी का जीतना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेविटी ही चीज़ों को अंदर की तरफ खींचती है, यानी कोलाइड करवाती है। तो यहीं पर एंट्री होती है सर जेम्स जीन्स की, जो इसे मैथमेटिकल फॉर्म में समझाने की कोशिश करेंगे। यानी मैं इसे अब मैथमेटिकल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जेम्स मास के बारे में अगर समझें हम तो ये एक ऐसा मिनिमम मास है जो किसी भी नेब्यूला के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको चाहिए होता है ताकि वो अपनी खुद की ग्रेविटी के कारण कोलैप्स कर सकें। सो बेसिकली जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो नेब्यूला के अंदर जो गैसेस होती हैं उनके पास दो तरीके की रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। पहला जो है वो थर्मल प्रेशर, जो बेसिकली थर्मल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर मैटर को बाहर की तरफ धकेलता है। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो जब हम मिल्क को बॉईल करते हैं तो बेसिकली जब हम मिल्क को थर्मल प्रेशर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एरो से मार्क करके दिखाता हूँ, जैसे हम मिल्क को थर्मल प्रेशर देते हैं नीचे से, यानी हम कोई टेम्परेचर देते हैं मिल्क को नीचे से, तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तेज़ी से इधर उधर भागने लग जाते हैं, उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। हम उसको थर्मल काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। तो उस थर्मल काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है कि पार्टिकल इवेंचुअली वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो उस कंटेनर से बाहर आने की कोशिश करते हैं, यानी थर्मल प्रेशर जो है वो थर्मल काइनेटिक एनर्जी में बदल के उन पार्टिकल्स को ना बाहर की तरफ धकेल देता है। आप ऐसे इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो यही लॉजिक हम वहाँ पे भी यूज़ करते हैं स्टार्स फॉर्मेशन में भी। अगर थर्मल प्रेशर ज़्यादा होगा तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो जो नेब्यूला के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे। दूसरी फोर्स है ग्रेविटी, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ये क्या करती है, इस नेब्यूला के अंदर जो गैस क्लाउड्स होते हैं, गैस क्लाउड्स के अंदर जो गैसेस होती हैं उनको अंदर की तरफ धकेलता है। ये मतलब उन पार्टिकल्स को कोलैप्स करवा देता है, वो पार्टिकल्स खुद से कोलैप्स हो जाते हैं ग्रेविटी के कारण। लेकिन पर इन सब के पीछे कुछ कंडीशंस भी हैं, जिसको हम वायरल थ्योरम से समझने की कोशिश करेंगे। अब हम इसको मैथमेटिकली समझेंगे। अब स्टार फॉर्मेशन के लिए नेब्यूला के अंदर जो गैसेस होती हैं उनका कोलैप्स होना ज़रूरी है, और कोलैप्स होने से पहले की कुछ कंडीशंस होती हैं। जब तक ये कंडीशंस फुलफिल ना हो तब तक कोलैप्स होना पॉसिबल नहीं है। जो नेब्यूला के अंदर जो मास है, जो नेब्यूला के अंदर जो गैसेस हैं, वो तब तक कोलाइड नहीं हो सकती, तब तक वो कोलिजन नहीं करवा सकती अपनी खुद की ग्रेविटी से, तब तक वो कोलाइड नहीं हो सकती जब तक ये कंडीशन फुलफिल ना हो। कंडीशन क्या है? वायरल थ्योरम के मुताबिक जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थर्मल काइनेटिक एनर्जी के 2 गुना ज़्यादा होगी, तब जाकर जो नेब्यूला के अंदर जो मास है, जो पार्टिकल्स हैं, जो गैसेस हैं, वो खुद की ग्रेविटी के कारण कोलाइड कर पाएंगे। अब हम इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। गाइस, अब हम इस इक्वेशन को ड्राइव करना सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि नेब्यूला यानी उस गैस के क्लाउड को कोलैप्स करने से पहले की कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है।
जो कंडीशंस ये हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी यू को काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होना पड़ेगा, यानी थर्मल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यू को इसके 2 गुना ज़्यादा होना पड़ेगा, तब जाकर वो कोलैप्स कर पाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा हो जाती है तो जो मैटर होगा नेबुला के अंदर का तो वो स्प्रेड आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल आएगा। लेकिन पर अगर हमारी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी ज़्यादा होती है तो तब जो उसके अंदर का जो मैटर होगा वो खुद ब खुद कोलैप्स हो जाएगा। सो अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को और थर्मल काइनेटिक एनर्जी को इसी इक्वेशन में डालकर उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सो पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं और फिर उसके बाद थर्मल काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं और फिर उसको इस इक्वेशन में पुट करके इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सो पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने लिखेंगे। सो ये इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये यू अप्रोक्सीमेट -g मास का स्क्वायर अपॉन आर रेडियस, ठीक है। ये आ गई हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और अब हम लिखेंगे थर्मल काइनेटिक एनर्जी जिसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होती है 3/2 n k t। यहां पर समझने की कोशिश करेंगे तो जो n है, n हमारे टोटल पार्टिकल्स हैं, जिसको हम इस फार्मूले से भी लिख सकते हैं। इसका हम ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे n इक्वल टू म्यू स्मॉल m h, और ये टोटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये हमारे टोटल पार्टिकल्स हैं और n तो आ गया हमारे टोटल पार्टिकल्स, और k जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। ये मतलब एक तरीके का एनर्जी कन्वर्जन है। सॉरी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब आ रही है। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को एज ए एनर्जी कन्वर्जन हम यूज़ करते हैं, और n मैंने बता दिया ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये c की जगह d लग रहा है, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है, सॉरी। और t जो है हमारा टेम्परेचर है, और ये पूरी इक्वेशन जो है ये बन जाती है, ये इक्वेशन जो होती है हमारी ये थर्मल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है, ठीक है। और अब जब हम इसको इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में जब हम इसको पुट करेंगे तो कैसे हम इसे लिख पाएंगे वो हम देखते हैं। सो पहले मैं ऊपर ये इक्वेशन लिख लेता हूँ, जो है हमारा U यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो ज़्यादा होगी 2 टाइम्स ऑफ थर्मल काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी 2 टाइम्स ऑफ थर्मल काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। और जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम ये इक्वेशन लिखेंगे, जो कि है हमारी g m² अपॉन r, जो कि रेडियस है, और ये m जो है ये मासेस है, ये 2 मास हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे लगा देंगे ये इनइक्वालिटी का साइन, ठीक। और यहाँ पे 2 एज इट इज हम नीचे लिख देंगे, और ये जो 3/2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ओके। और n की जगह हम सीधा ये वाली इक्वेशन लिख देंगे, ओके। n की जगह हम सीधा ये वाली इक्वेशन लिख देंगे, जो कि है हमारी m म्यू स्मॉल m अपॉन म्यू स्मॉल m एंड h, ठीक। और kt अलग से यहाँ पे आ जाएगा, और अब हम यहाँ से 2 को काट लेंगे, 2 कट जाएगा, और विच इम्प्लाइज g m² r इनइक्वालिटी 3 आ जाएगा यहाँ पे, m म्यू m h और kt इसी तरह। सॉरी मेरी हैंडराइटिंग खराब है तो थोड़ा सा। अब हमें इस वाले r को रिप्लेस करना पड़ेगा। वो क्यों? आखिर ये रेडियस ही तो है, इसे रिप्लेस करना क्यों है? क्योंकि हम स्पेस में हैं यार। स्पेस में कभी भी हम रेडियस मेजर नहीं कर सकते। किसी भी गैस के क्लाउड का हम यानी नेबुला का हम रेडियस मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती। इसलिए हम स्पेस में रेडियस मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती, इसलिए हम इसका रेडियस मेजर नहीं कर सकते। हाँ, हम डेंसिटी और टेम्परेचर के जरिए इसका अंदाजा लगाया जा सकता है स्पेस में, पर रेडियस के जरिए हम मेजरमेंट नहीं कर सकते स्पेस में, ठीक है।
और टेम्परेचर के भी जरिए हम टेलीस्कोप और स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। रेडियस से भी हम डेंसिटी और टेम्परेचर जो है वो भी हम किससे, टेलीस्कोप और स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसका अंदाजा लगाते हैं, ठीक। तो हम जानते हैं कि डेंसिटी, मेरी हैंडराइटिंग खराब है, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को, जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी जो होती है जिसको हम मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहां से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 3m, जो 4 के साथ 3 था वो ऊपर आ गया है, और 4 पाई, और हम रो लिख देंगे साथ में, ठीक है। और जो R के साथ क्यूब था वो 1/3 हो जाएगा इधर। अब ये वाली इक्वेशन पुट R इज इक्वल टू 3m 4 पाई रो 1/3 को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। यानी फर्स्ट इक्वेशन, मेरा कहने का मतलब ये वाली जो हमने पहले ऊपर जो सोल्व किया है, इसमें हमें ये पुट करना है। R वाली कहाँ पे पुट करना है हमें इस R की जगह, जहाँ पे हमने रेडियस को हटाकर हमने डेंसिटी यहाँ पे लानी है, ताकि मेजरमेंट स्पेस में आसान हो। पहले हम R की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पर, G(m)² अपॉन R इनइक्वालिटी 3m अपॉन म्यू mh n/kT, द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इस R की जगह हमने ये वाली इक्वेशन लिखनी है, ये वाली वैल्यू डालनी है, इस R की जगह। अब हम पुट करते हैं इसे, G(m)² अपॉन R की जगह हमने ये डालना है 3m अपॉन 4 पाई रो, जो कि डेंसिटी है। हैंडराइटिंग मेरी यहाँ पे खराब आ रही होगी, तो वो उसके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये अपनी पावर डाल लेते हैं, और बाकी एज इट इज़ ये वाली एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी 3m kT अपॉन म्यू mh, ठीक। अब हमको m जो मासेस है उनको पहले सिंप्लीफाई करना है, और सबसे पहले तो दोनों साइड से एक m को कैंसिल कर देंगे, जो कि है हमारे पास ये दो। इन दोनों को पहले हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको कैंसिल करते हैं इससे, यहाँ पे एक ही m रह जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, G(m) अपॉन 3m, ओके, 3m अपॉन 4 पाई रो, और ये जो पावर है ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी, और इनइक्वालिटी का भी साइन यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे m कैंसिल हो गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे KT। ये याद रखना कि K जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये एक तरह का एनर्जी कन्वर्जन, हम इसको ऐसा लेकर चलते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में और थर्मोडाइनेमिक्स में इसको यूज़ किया जाता है। तो अब KT अपॉन म्यू h। अब हमने ये लिख लिया, तो अब हमें डिनोमिनेटर जो है उसको m की जो पावर है 1/3 है, जो उसको न्यूमिनेटर के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। यानी जो हमारी डिनोमिनेटर की जो है m/3 है, यहाँ पे मैंने 3 लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे 3 लिखना था, ओके। अब जो डिनोमिनेटर की जो हमारी पावर है 1/3, इसको हमें न्यूमिनेटर के m के साथ कंबाइन करेंगे। तो अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे which implies Gm, ओके,
अब जो ये m को है ना, इसकी हम 1/3 को अलग करके भी हम लिख सकते हैं। सो m की पावर यहाँ पर 1/3 और 3 को हम 4 पाई रो, और इसकी पावर हम अलग से ऐसे लिख देंगे। जो इसको आप सोल्व करके ये आ जाएगा, यहाँ पे m की भी एक पावर बढ़ जाएगी, तो जैसे 3 ऊपर जाएगा और ये वाला मास भी ऊपर जाएगा तो इसकी भी एक पावर बढ़ जाएगी, तो 2/3 हो जाएगा ये। तो अपॉन 3 ये हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे 4 पाई रो और 1/3। सो जब ये वाला m ऊपर गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो इसकी जो पावर थी ये, इसकी देखो यहाँ पर भी इस वाले m की भी जो पावर थी 1 थी, और जो हम लिखते नहीं है पर इसकी पावर 1 होती है। तो जब इसकी इस वाले m की पावर जो 1/3 थी, जो ऊपर जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो इसकी पावर बन गई gm 2/3, और ये कंस्टेंट वगैरह थे वो एज इट इज यहाँ पे हमने लिख दिया, और उसकी जो पावर थी 1/3 उसको भी हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम रीअरेंज करेंगे। हमने मास निकालना है, जीन्स मास निकालना है, ठीक है। हमने जीन्स मास निकालना है, तो इसके लिए हमें m को जो है ना, m को अलग करके लिखना है, m की पावर को अलग करके लिखना है, और जो जितने भी सारे के सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन सबको अलग करके लिखना है, ठीक। तो अब हम लिखते हैं m जो कि है हमारा ये m की पावर 2/3, यह हमने अलग करके लिखा, इनइक्वालिटी का साइन डाला यहाँ पर, ओके। तो अब हमें जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको लिखना अलग करके, ठीक है। अब 3k ये वाला, क्योंकि ये तो हम ये जो पावर को सोल्व करने के लिए हम कर रहे थे, तो अब हमने ये लिखना है 3k, जितने भी आप कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अलग करके लिखना है 3kt, ओके। तो g आ जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और म्यू जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स था उसका फॉर्मूला म्यू mh, और इसको हम अलग से लिख देंगे 3/4 पाई रो, और ये आ जाएगा। अब हमें मास की वैल्यू निकालनी है, यानी जीन्स मास के लिए हमें m को सोल्व करना है। m के लिए हमने इसको सोल्व करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जो पावर है, इस पावर को हटाना होगा। पावर को हटाने के लिए हम मैथ में क्या करते हैं, जैसे कि ये पावर है, इसकी हमें इसको मास के लिए सोल्व करना है, इस इक्वेशन को मास के लिए। तो मैथ में हम पावर को हटाने के लिए क्या करते हैं, ये जो m है ना, इसकी पावर का जो रेसिप्रोकल होगा, इसकी पावर का जो रेसिप्रोकल होगा, हमको वो बोथ साइड में इसका जो होगा उसको हमने ऐड करना पड़ेगा, बोथ साइड। ये जो है 2/3 है ना, तो इसको हमने उल्टा करके दोनों तरफ इसके, इस फार्मूले के दोनों तरफ इसको ऐड करना पड़ेगा, यानी 3/2 को। सो ऐड पावर 3/2 बोथ साइड्स, ओके। सो जब हम यहां पर पावर को बोथ साइड ऐड करेंगे, तो ये देखो यहां पर तो जब 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 हो जाएगा, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो इसकी पावर वैसे कट के 1 हो ही जाएगी। तो ये हमारा m आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हम पे अप्रोक्सीमेट का साइन, ठीक। यहाँ पे इसकी पावर 6/6 हो जाएगी, तो वो उसको हम काट के 1 हो जाएगी इसके पावर m की पावर, ठीक। तो अब हम लिखेंगे 3 को हम लिखेंगे ऐसे, kT, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट म्यू जो हमारा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और जो पावर हमने यहाँ पे लगानी थी, यहाँ पे ये पावर एज इट इज आ जाएगी 3/2, और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाएगा। अब इसकी पावर भी काट के 3/4 पाई रो, और इसकी पावर आ जाएगी 1/2। सो अब कंक्लूजन क्या निकलता है, यहाँ पे हम जे लगा देंगे, क्योंकि ये जीन्स मास हमने सोल्व किया। लास्ट में हमारे पास ये एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, जिसमें हम देख सकते हैं कि कंक्लूजन हमारा ये निकलेगा कि
अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्लाउड को क्लैप्स करने के लिए मास भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि गर्म गैस को काबू कर पाना नामुमकिन है। और ग्रेविटी ज़्यादा है, यानी पोटेंशियल ग्रेविटी ज़्यादा है, यानी क्लाउड पहले से ही बहुत डेंस है, तो कम मास में भी वो इजीली कोलाइड कर जाएगा और स्टार फॉर्मेशन हो जाएगी। सो गाइस, जो अब अगला टॉपिक हम वीडियो के लिए लेके आने वाले हैं वो टीओवी इक्वेशन यानी टोलमैन ओपेनहाइमर वर्क ऑफ लिमिट लेके आएंगे, जिसको हम न्यूट्रॉन स्टार के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार्स के लिए जो न्यूटोनियन ग्रेविटी होती है वो फेल हो जाती है, तो यहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से डेंसिटी जो होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है, और जिसकी वजह से स्पेस टाइम बेंड होने लगता है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल न्यूटन की हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन का यूज़ ना करके आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर न्यूटन की जो नॉर्मल हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन है उसको हम आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के साथ मिक्स करके एक रिलेटिविस्टिक मास प्रेशर बनाते हैं जो स्पेस टाइम ग्रेविटी में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये हम अगली वीडियो के लिए लाने वाले हैं, तो तब तक जुड़े रहें हमारे साथ, और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।